Hello everyone, welcome to daily answer writing discussion lecture, day 1 economics. Topic for day 1 for economics were basics of economics, growth versus development and national income accounting. You can have a brief look out of the question paper on your screen and you can take the screenshot of the paper for your future understandings. Let's begin with the discussion part. First 3 marker is GDP. जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद को अगर हम तीन नंबर में लिखेंगे, 3 मार्कर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और अ रीजन विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. सकल घरेलू उत्पाद सारे की सारे वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है जो कि किसी भी राष्ट्र या किसी भी रीजन के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित किया गया हो, और वो भी कितने अंतराल में कैलकुलेट किया जाता है? लगभग 1 साल में, यूजुअली 1 ईयर. सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी. फॉर्मूला सिंपल सा है, कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट. कोई भी एक फॉर्मूला दे सकते हैं. 3 अलग अलग फॉर्मूला है हमारे पास जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए. इनकम मेथड के हिसाब से अलग है, एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से अलग है और ग्रॉस वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से अलग है. तो तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए दे सकते हैं. तीसरा पॉइंट क्या अप्रोप्रिएट पॉइंट होगा? थर्ड पॉइंट में आप दे सकते हैं इंडिया का जीडीपी साइज. जीडीपी साइज ऑफ इंडिया अभी एट प्रेजेंट है $2.9 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019-20. 2019-2020 का आर्थिक सर्वेक्षण जो पब्लिश हुआ है उसके हिसाब से $2.9 ट्रिलियन का साइज है इंडियन इकोनॉमी का. वो आप यहां पर तीसरे पॉइंट में डेटा के तौर पर दे सकते हैं. सेकंड 3 मार्कर है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम की डेफिनेशन जो है केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या है? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर. एक वित्तीय वर्ष के अंदर में किसी भी देश के नागरिक, आम नागरिकों द्वारा रेंट के फॉर्म में, तनख्वाह के फॉर्म में, या फिर ब्याज के फॉर्म में, या फिर मुनाफे के फॉर्म में, लाभ के फॉर्म में जितना प्रॉफिट जितना इनकम अर्न किया हो वो सब नेशनल इनकम के तौर पे कैलकुलेट किया जाता है. ये केंद्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है. इसके बाद सेकंड पॉइंट में हम क्या देंगे? नेशनल इनकम इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम जो है नेशनल इनकम का दर्जा देते हैं. तीसरे पॉइंट में नेशनल इनकम के फिगर्स देंगे. नेशनल इनकम फॉर द ईयर 2019-20 इज 181.10 लाख करोड़ अकॉर्डिंग टू एनएसओ फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के पहले एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से 181.10 लाख करोड़ का इंडिया का नेशनल इनकम एट प्रेजेंट है. तीसरा 3 मार्कर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट इज धारणीय विकास. अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. ये डेफिनेशन किसने दी थी? ब्रुटलैंड रिपोर्ट में सबसे पहली बार टर्म आया था और यूनाइटेड नेशन के हिसाब से डेफिनेशन लिखी हुई है. क्या डेफिनेशन है हिंदी में अगर देखें तो? धारणीय विकास ऐसे विकास की अवधारणा है जो कि आज की जरूरतों को भी पूरा करे, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों की जो जरूरतें हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज भी ना हो. तो ये धारणीय विकास की अब डेफिनेशन के साथ पहला पॉइंट बनाएंगे. सेकंड पॉइंट में देंगे द टर्म वाज कॉइन्ड इन ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1987. तीसरा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लॉन्च किए हैं 2015 से लेकर 2030 के टारगेट के पीरियड के लिए. और चौथे पॉइंट में हम देंगे इसमें नीति आयोग लॉन्च एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कंट्री. ये 4 पॉइंट्स बेसिकली हम इसमें दे सकते हैं. आपके पास और भी अन्य पॉइंट हो सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से पर्याप्त पॉइंट ये रखते हैं. इसके बाद चौथा जो 3 मार्कर है, फोर्थ 3 मार्कर, दैट इज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स कंप्राइजिंग ऑफ लॉन्गेविटी, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी. अगर आपने ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ा हो तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मेजर करने के लिए बेसिकली 3 चीजें मेजर की जाती है. एक तो आपका लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, मतलब कि कितने समय तक आप जीने वाले हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. और सेकंड जो है दैट इज नॉलेज मेजर किया जाता है, नॉलेज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एवरेज इयर्स ऑफ स्कूलिंग. और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर किया जाता है
इन तीनों मापदंडों के हिसाब से ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को बनाया जाता है। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? इन तीन इंडिकेटर्स के, तीन जो सूचकांक हमने लिए हैं, इनका एक कंपोजिट इंडेक्स है। किसने डेवलप किया? यूनाइटेड नेशन ने 1997 में इसको डेवलप किया। तीसरे पॉइंट में हम डाल सकते हैं कि रिप्लेस बाय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना, एमपीआई से इसको रिप्लेस कर दिया गया बाद में, है ना, और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आज की तारीख में नहीं पब्लिश होता। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप चाहे तो एक ग्राफ के माध्यम से समझा सकते हैं। जितने भी ये कारक जो कि प्रोडक्शन करने, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑल दोज आर कंसिडर्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली 4 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये चारों के बारे में आप एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। लैंड के अंदर में पूरा मदर अर्थ से आपको जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, ऑल आर कंप्राइज्ड अंडर लैंड। उसके बाद कैपिटल 2 तरह का होता है: फिक्स कैपिटल, ह्यूमन फिक्स कैपिटल एज वेल एज योर वर्किंग कैपिटल, तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद लेबर, तो लेबर जो है मेन मैन पावर, ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उसके बाद एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु हैज अ यूनिक आइडिया एंड हु हैज रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी टू रन द बिजनेस। तो एक एक लाइन में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 मार्कर्स थे। लेट्स मूव ऑन टू 6 मार्कर्स नाउ। फर्स्ट 6 मार्कर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक टेबल बनाएंगे, 3 कॉलम की टेबल होगी। एक में बेसिस ऑफ कंपैरिजन लिखेंगे, एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ लिखेंगे, एक तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखेंगे। पहला बेस जो है डेफिनेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ मॉनेटरी ग्रोथ को मेजर करने के लिए, एक मॉनेटरी ग्रोथ ऑफ द नेशन को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ओवरऑल डेवलपमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पर्सन्स लिविंग इन द नेशन। लोगों के जीवन स्तर में अगर सुधार आए तो उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो पहले तो इसको परिभाषित करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड बेस में आप ले सकते हैं स्पैन ऑफ कॉन्सेप्ट। एक बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। स्कोप क्या है? देखिए, अगर हम देखें सेकंड वाले पॉइंट को थोड़ा सा और डेप्थ में समझे तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है दैट इज लिमिटेड टू ओनली न्यूमेरिकल डेटा ऑफ ग्रोथ। उसमें कहीं पर भी हमको ये पता नहीं चलता कि क्या लोगों का वास्तविक विकास हुआ है, क्या गरीबी खत्म हुई है, ये सब चीजों का इंडिकेशन उससे नहीं चल पाता। इसीलिए, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट अकाउंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बताता है कि हाँ, लोगों का विकास भी हुआ है, दैट मीन्स गरीबी हटी है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि अगर ये सब चीजें हटेगी तो अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही। नेक्स्ट इज स्कोप। स्कोप क्या है? एक यूनिडायमेंशनल अप्रोच है और एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। देन नेक्स्ट इज टर्म। एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, आप जल्दी अचीव कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसके बाद मेजरमेंट, एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, एक का क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है और दूसरा जो क्वालिटेटिव अप्रोच है। नेक्स्ट इज किस तरीके से कौन कौन से इंडिकेटर्स के माध्यम से हम इनको नाप सकते हैं? जीडीपी, जीएनपी, ऑल दोज आर इंडिकेटर्स टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, ये सब डेवलपमेंट को नापने के इंडिकेटर्स हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? एप्लीकेबल टू डेवलप्ड इकोनॉमीज में इकोनॉमिक ग्रोथ एप्लीकेबल प्रिंसिपल अप्लाई होता है, और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है। इसके बाद एक और पॉइंट यहां पर जो टेबल के अंदर मिसिंग है, ये जो दूसरे पॉइंट्स दिए ये भी आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मिसिंग पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं कि रूट, एक ऑटोमेटिक रूट है और एक मैनुअल रूट पे काम करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक रूट है कि हाँ, अगर लोग काम करें तो अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, लेकिन वो इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर आपको ट्रांसफर करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में, तो आपको ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर नहीं होगा, गवर्नमेंट को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। दैट इज, इट विल नॉट बी ऑटोमेटिक रूट, इट विल बी मैनुअल। आपको स्वयं से एफर्ट्स लगा करके इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ डायमेंशंस बना करके आप इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को डिफरेंशिएट, अंतर स्पष्ट उसके बीच में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिकली इवैल्यूएट जीडीपी एज ए गुड इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। 11 मार्कर है 2020 के लिए और 6 मार्कर है 2019 एस्पिरेंट के लिए। कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट करेंगे आप जीडीपी को डिफाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर बाद में सेकंड पैराग्राफ में उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। जीडीपी का आप डेफिनेशन 3 मार्कर में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच एंड जीडीपी फॉल्स इन अकाउंटिंग फॉर द फॉलोइंग थिंग्स।
एक जीडीपी जो है दैट इज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, ग्रोथ खाली यूनि डायरेक्शनल अप्रोच है, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन के टाइम पे भी देखा। यूनि डायरेक्शनल मतलब कि अगर नेशनल इनकम के फिगर्स बढ़ रहे हैं दैट मींस ग्रोथ हो रही है। लेकिन मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो डेवलपमेंट को हम बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि डेवलपमेंट इज नॉट यूनिलैटरल फैक्टर, खाली फिगर्स के फॉर्म में बढ़ना इज नॉट डेवलपमेंट। वो फिगर्स जो है अगर जब तक जनता की आम स्थिति को नहीं सुधारते, जीवन स्तर को नहीं सुधारते, जब तक हम ये नहीं बोल सकते कि आर्थिक विकास हुआ है। जैसे कि पॉवर्टी का हटना, जैसे कि आपकी हंगर का खत्म होना, जैसे सब लोगों के पास रोजगार होना, है ना, इस तरीके की जो जरूरतें हैं, सब लोगों के पास सैनिटेशन फैसिलिटी होना, हाउसिंग फैसिलिटी होना, ये सारी फैसिलिटी जो ये डेवलपमेंट के मापदंड है। ठीक है, लेकिन जीडीपी डज नॉट अकाउंट फॉर दीज थिंग्स, और यही हम इसके क्रिटिक्स में लिखेंगे भी कि इट डज नॉट मेजर हंगर, इट डज नॉट मेजर पॉवर्टी, इट डज नॉट मेजर एजुकेशन, इट डज नॉट मेजर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट डज नॉट मेजर एनवायरमेंटल कॉस्ट। एनवायरमेंट इज ऑल्सो थिंग इन डेवलपमेंट प्रोसेस, लेकिन वो ग्रोथ के प्रोसेस में हम अकाउंट नहीं करते। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात हो तो एनवायरमेंट को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं करता। इनइक्वालिटी मतलब हो सकता है कि आपके यहाँ अंबानी जैसे लोग कमा कमा कर इकोनॉमिक ग्रोथ तो बूस्टअप कर दे कंट्री की, लेकिन वही रामू काका की कमाई वही 50 रुपए रह जाए, तो इसको हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, इसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। इसलिए इनइक्वालिटीज को भी जो है जीडीपी नजरअंदाज करता है। इसीलिए GDP can be considered as a good indicator of economic growth, but it cannot be considered as good indicator of economic development. And to measure economic development, there are various tools such as Human Development Index, Multidimensional Poverty Index, Inequality Adjusted HDI, उसके बाद ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, अलग अलग तरीके के इंडेक्सेस हैं जो कि डेवलपमेंट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। इसको हम कंक्लूजन के तौर पे यूज करेंगे। नेक्स्ट इज थर्ड 6 मार्क का और 11 मार्क का अगेन फॉर 2020। इंडिया rank in HDI index is 129 out of 189 country. What are the reasons behind low HDI rank of India? And also mention various steps taken by government of India and government of MP in this regards. देखिए, स्टार्ट करेंगे रीसेंट एचडीआई की रिपोर्ट में कि रीसेंट एचडीआई की रिपोर्ट के अनुसार हमारा वैल्यू कितना बड़ा है पास्ट ईयर्स में, है ना, 0.64 से 0.67 के समथिंग पहुंच चुका है हमारा वैल्यू लास्ट ईयर से। साथ ही साथ हम एक रैंक ऊपर गए हैं, पहले हमारी रैंक जो थी वो 130 थी, अब 129 पर हम पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी वी आर अमंग्स द लो परफॉर्मिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम 50% के क्राइटेरिया के अंदर फर्स्ट 50 कंट्री और फर्स्ट 100 कंट्रीज के अंदर भी हम नहीं आ पा रहे हैं। हम अभी भी बहुत पीछे हैं, है ना। पीछे रहने का कारण क्या है वो कारण लिखेंगे। कारण कहां छिपे हुए? एचडीआई 3 चीजों का इंडिकेटर है बेसिकली, है ना। लेंथ ऑफ द लाइफ, मतलब आपकी लाइफ कितने समय तक, लोगों के जीवन प्रत्याशा आपके यहाँ है ना। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम बोलते हैं। सेकंड एट्रीब्यूट है दैट इज नॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड। थर्ड एट्रीब्यूट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पर्संस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ये हेल्थ के लिए क्या क्या मेजर करते हैं? एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर रेट आपके यहाँ का मेजर किया जाता है। इसके बाद में जो नॉलेज है उसके लिए 2 चीजें मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मेजर करते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए पर कैपिटा इनकम आपके कंट्री की मेजर की जाती है एट पीपीपी लेवल बेसिकली। अब अगर इन 3 इंडिकेटर्स में देखें तो हमारे एक तो लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट काफी कम है, ठीक है, 67 के समथिंग ही हम मान सकते हैं। इसके बाद नॉलेज के फॉर्म में अगर देखें तो हाँ, हमारे यहाँ नॉलेज के लिए एजुकेशन में एनरोलमेंट तो अच्छे हैं, लेकिन एवरेज स्कूलिंग ईयर्स कम है। एनरोलमेंट हमारे यहाँ ज्यादा है, 100% लगभग हम अचीव कर चुके हैं सर्व शिक्षा अभियान राइट टू एजुकेशन के माध्यम से, लेकिन ड्रॉप आउट रेट्स भी काफी ज्यादा है। और एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के मामले में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ज्यादा मतलब कमी देखने को मिल सकती है। तीसरा जो हम लो परफॉर्मिंग है दैट इज ऑन पर कैपिटा इनकम बेसिस। हमारे यहाँ की पर कैपिटा इनकम भी काफी कम नोटिस की गई है, दैट इज समथिंग अबाउट 95,706 रुपीज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे। इसके अलावा भी कुछ कारण है जो कि लो एचडीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आउटबर्स्ट हुआ था 70 और 80 के दशक में, जब जो है पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी की लाने की जरूरत भी पड़ी थी, है ना। तो उस दशकों में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, भारत की आजादी के टाइम पे सब लोग आजाद हो गए, बहुत पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से भी हमारे यहाँ लो एचडीआई अभी तक बना हुआ है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज्यादा पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में दिक्कतें सरकार को आती है।
और उतना ही ज्यादा जो है डेवलपमेंट को पेनिट्रेट करने के लिए सरकार को मशक्कत करनी पड़ती है। इसीलिए एक तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कारण हो गया, सेकंड लो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो हमने ऊपर डिस्कस किया, तीसरा इज हाई पॉवर्टी रेट। डेटा आपको यहां पर साइट करना है, रंगराजन कमेटी का आप दे सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के इंडेक्सेस के डेटा आप दे सकते हैं यहां पर कि हाँ हमारे यहाँ अभी भी हाई पॉवर्टी रेट बना हुआ है। इसके बाद हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 ईयर्स में सबसे हाई पे चल रहा था, और कोविड-19 आने के बाद और तेज हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का हाई है, इस वजह से भी हमारे यहाँ एचडीआई की दरें जो है कम है, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो पर कैपिटा इनकम ऑब्वियस सी बात है कि कम आएगा। तो दीज फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लो एचडीआई। दो इसमें सेकंड पार्ट हमको एड्रेस करना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एमपी क्या कर रही है, इसलिए ज्यादा कारण हम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। दो the state government as well as government of India are trying to improve HDI ranking through following government schemes। सब गवर्नमेंट स्कीम्स हम देंगे। कौन कौन सी? एजुकेशन के लिए अगर देखें तो सर्व शिक्षा अभियान हम लेकर के आए, राइट टू एजुकेशन लेकर के आए। हेल्थ के लिए देखें तो आप आयुष मिशन लेकर के आए हैं, लॉन्गेटिविटी बढ़ाने के लिए आयुष मिशन कारगर रहेगा। इसके बाद आयुष्मान भारत योजना जैसी होलिस्टिक स्कीम के नाम आप लिख सकते हैं, और भी अन्य स्वास्थ्य रिलेटेड संबंधित योजनाएं जिससे आपको लगता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, जीवन प्रत्याशा दर बढ़ेगी, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ताकि उससे आपको डायरेक्टली एचडीआई में फर्क पड़ेगा। इसके बाद मनरेगा, मेक इन इंडिया कैंपेन जैसी कैंपेन्स लेकर के आए, जिसके माध्यम से हमने क्या बढ़ाया, हमने पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की कोशिश की। एमपी लेवल की स्कीम्स भी आप लिखेंगे, जैसे लालिमा अभियान हम लेकर के आए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दस्तक अभियान जैसे अभियान लेके आए, क्योंकि इम्यूनिटी अगर सही रहेगी, बच्चा स्वस्थ रहेगा तो उसकी जीवन प्रत्याशा भी ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी, है ना। हम दीनदयाल उपाध्याय चलित हॉस्पिटल स्कीम लेके आए, हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने के लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उससे भी बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम जो एमपी गवर्नमेंट ने भी लॉन्च की, वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा नॉलेज के लिए भी मिल बाँचे कार्यक्रम जैसी चीजें हमने लॉन्च की है ना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से। इसके बाद स्कॉलरशिप कैंपेन्स, लड़कियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कैंपेन जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चला रही है, ताकि इनरोलमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड बढ़ सके और गर्ल चाइल्ड का ड्रॉप आउट रेट कम हो सके। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर उड़ान स्कीम बोल सकते हैं, आप यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि एजुकेशन के इनरोलमेंट बच्चियों के बढ़े। तो ये सारी स्कीम्स जो है ये आप यहाँ पर साइट कर सकते हैं एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए एमपी गवर्नमेंट की। इसके बाद पर कैपिटा इनकम इंक्लूड करने के लिए क्या इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, जैसे अभी की गवर्नमेंट ने युवा स्वाभिमान योजना लॉन्च की थी, बेरोजगारी भत्ता देना चालू किया था। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है लोगों की पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने के लिए यूज होती है। वन क्लिक पेंशन योजना है ना, सीएम के द्वारा भी पेंशन दी जाती है, सीएम फंड से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो पेंशन जो है वो जो स्कीम जिनके माध्यम से बीपीएल कैटेगरी के फैमिलीज को स्टेट गवर्नमेंट लाभ पहुंचाती, गरीब कल्याण योजनाएं जैसी योजनाएं जिसके माध्यम से आपके यहाँ की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, वो स्कीम्स भी आप लिख सकते हैं। लिखने का तरीका दो तरीके से हो सकता है, जैसे मेरे पास यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने स्कीम जो है इंडिया लेवल की दी है। आपको क्या करना है, स्कीम्स को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक कॉलम में इंडिया लेवल लिखेंगे और एक कॉलम में आप एमपी लेवल लिखेंगे, और साथ में एक तरफ आप इंडिकेटर्स भी लिखेंगे कि नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या किया, उसके बाद हेल्थ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, और तीसरा पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, एमपी की गवर्नमेंट ने क्या किया। इस तरीके से आप टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है मैंने नीचे दिया भी हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड और इसका कंक्लूजन। इसके पहले वाले क्वेश्चन का अगर कंक्लूजन देखें वो भी देख सकते हैं। Thus, the government of the day are trying to achieve the targets of holistic and inclusive development and fulfilling the tag of सबका साथ सबका विकास। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी मैंने कंक्लूजन को, जिसमें हमने एक टैगलाइन भी इंक्लूड किया, साथ ही साथ कुछ भारी भड़कम कीवर्ड जैसे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट जैसे कीवर्ड भी हमने नीचे इंक्लूड करे कि गवर्नमेंट जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसी अवधारणाओं को के माध्यम से एचडीआई रैंकिंग बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ अपना सबका साथ सबका विकास जैसे टैग का लक्ष्य भी पूरा करने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है, इन स्कीम्स के माध्यम से की जा रही है। तो ये इस तरीके से आप कंक्लूड यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। बेसिकली 3 मेथड्स हैं। जीडीपी को डिफाइन करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद फिर आप मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी दे दीजिए। 3 मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। इनकम मेथड के अंदर में आप इनकम 4 तरीके से बेसिकली होती है जो हमने नेशनल इनकम में देखा। एक तो रेंट्स के फॉर्म में, एक प्रॉफिट्स या डिविडेंड्स के फॉर्म में, वेजेस या फिर सैलरीज के फॉर्म में,
और उसके बाद आपका इंटरेस्ट के फॉर्म में। ये 4 तरीके से इनकम्स होती हैं। तो इन 4 तरीकों को अगर चारों इनकम्स को अगर हम टोटल कर ले तो एग्रीगेट वैल्यू क्या आएगी, जीडीपी। इसके बाद सेकंड है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या क्या तरीके से एक्सपेंडिचर हो सकता है, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, प्लस नेट इंपोर्ट जो हम करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेट एक्सपोर्ट जो आप करते हैं उसको आप यहाँ पर एज अ इनकम के तौर पर जोड़ सकते हैं, एक्सपेंडिचर के तौर पर जोड़ सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड के तौर पे भी आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्शन मेथड क्या बोलता है, प्रोडक्शन मेथड ये बोलता है कि जितने भी गुड्स एंड वैल्यूज आपने प्रोड्यूस करी उनका टोटल वैल्यू कितना है, एक साल के अंदर जो आपने प्रोड्यूस करी उनका टोटल वैल्यू कितना आता है ना। इसमें हम क्या कर देंगे, समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन, हर स्टेज पे कितना वैल्यू ऐड हुआ उनका सबका टोटल सम टोटल करेंगे, है ना, और उसमें से जो रिपीटेशन है उसको माइनस कर देंगे तो आपका जीडीपी आ जाएगा। कंक्लूजन, तीनों मेथड्स क्लियर होंगे और सिंपल भी है, बेसिक, इतने ज्यादा मेरे को डिस्कशन की आवश्यकता नहीं लगती। कंक्लूजन क्या करेंगे, कंक्लूजन इस पर्टिकुलर आंसर का आप करंट के डेटा के साथ कर सकते हैं। करंट जीडीपी फिगर्स इंडिया की क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया ने क्या अचीव करी, ऐसे फिगर्स के साथ हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। फिफ्थ आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन, India's multi-dimensional poverty has reduced substantially in the past decade. What step has had led to the such positive change? इसको हमको लिखना था। 6 मार्कर था 2019 के लिए, 11 मार्कर था 2020 एस्पिरेंट्स के लिए। किस तरह की अप्रोच रखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे जो करंट रिपोर्ट जिसको कि एग्जामिनर ने या फिर क्वेश्चन पेपर ने साइट किया है कि हाँ सब्सटैंशियली रिड्यूस हुआ है। पहले इंडिया में पॉवर्टी इंट्रोड्यूस जो था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो फैलाव था वो था 54% 2005-06 के सर्वे के हिसाब से। लेकिन 2015-16 में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमारे यहाँ जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी घटी है वो 27% तक पहुंच चुकी है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे कि हमारे यहाँ लगभग 54% एमपीआई से 27% एमपीआई हो चुका है ना, एक डिकेड के अंदर 2005 से लेकर 2015-16 के दरमियान में। और इतने सारे लोग जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। इसके साथ आप उस रिपोर्ट के डेटा के साथ स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप पूछा है कि क्या ड्राइवर्स रहे या फिर किन स्कीम्स, किन इनिशिएटिव्स की वजह से ये चेंज देखने को मिला है। अब इनिशिएटिव्स अगर आपको देने हैं तो क्या देना है, हेल्थ के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे। टोटल एमपीआई जो है 10 इंडिकेटर पे बना हुआ एक सूचकांक है, 10 इंडिकेटर इसमें यूज होते हैं। हर एक इंडिकेटर के लिए आपको स्कीम्स लिखनी है। जैसे हेल्थ के अंदर में न्यूट्रिशन नापते हैं तो न्यूट्रिशन के लिए पोषण अभियान हमने देखा, लालिमा अभियान हमने स्टेट गवर्नमेंट के तौर पर चलाया, प्रोजेक्ट शक्तिमान हमने चलाया, इसके बाद नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जैसे मिशन चलाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट चलाया, पीडीएस योजना हमारे यहाँ चल रही है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए चल रही है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी मोर्टालिटी रेट्स को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना जो हमारे यहाँ चलाई जा रही है, अटल बाल आरोग्य मिशन, उसके बाद जो है आपका एक और यहाँ पर स्कीम है दस्तक अभियान। ऐसी बहुत सारी स्कीम जो है, एमसीटीएस मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, तो ये मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी को कम करने के लिए यूज होती है, जो कि यहाँ पर एक इंडिकेटर के तौर पे मेजर किया जाता है। एजुकेशन के लिए 2 इंडिकेटर्स हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ना, स्कूल अटेंडेंस, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है। अब इसके लिए हमने क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया, आरटीई एक्ट लेके आए, मिल बाचे कार्यक्रम लेके आए, मिड डे मील स्कीम लेके आए। मिड डे मील तो आप ऊपर भी लिख सकते थे, न्यूट्रिशन में भी यहाँ पे लिख सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स हमने चलाए हैं एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी यहाँ पर आ सकता है एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए, तो ये आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट इज लिविंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए छह बेसिकली जो इंडिकेटर्स हैं। पहला है कुकिंग फ्यूल। कुकिंग फ्यूल देने के लिए हमने उज्ज्वला योजना चलाई। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो बांटे गए, तो क्लीन कुकिंग फ्यूल की अवेलेबिलिटी हुई ग्रामीण एरिया में जहां पर कोल को यूज किया जाता था उसकी जगह पर। नेक्स्ट इज सैनिटेशन। सैनिटेशन के लिए स्वच्छ भारत अभियान लेकर के आए हैं, निर्मल भारत अभियान भी यहाँ पर आ सकता है। इसके बाद ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के लिए सीएम नल जल योजना है ना, जल शक्ति मंत्रालय का गठन हमने किया है। इसके बाद में हम डाल सकते हैं यहाँ पर जल शक्ति मिशन का नाम डाल सकते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से वाटर कंजर्वेशन भी हुआ और साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी भी लोगों तक बढ़ाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट जॉब है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए उजाला योजना जिसमें एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए थे। साथ ही साथ हम डाल सकते हैं यहाँ पर सौभाग्य स्कीम, प्रधानमंत्री हर घर सहज बिजली हर घर योजना,
जो कि ग्रामीण इलाकों में बिजली को प्रोवाइड करने के लिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी लॉन्च की है सरल बिजली योजना, जिसके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट ये मंथली खाली 100 रुपए का बिल आएगा 100 यूनिट कंज्यूम करने के लिए। तो उन योजनाओं का नाम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद फ्लोरिंग करने के लिए सीएम आवास योजना, एसेट्स बिल्डअप करने के लिए भी लोगों को जो है आरबीआई के माध्यम से और गवर्नमेंट के माध्यम से इजी लोन्स अवेलेबल करवाए हैं। एसेट्स में पंखा, टीवी, ये सब चीजें आती है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं एसेट्स के अंदर। तो इजी डाउन पेमेंट नॉर्म्स, इजी लोन रिक्वायरमेंट्स हाउसिंग के लिए और सब चीजों के लिए जो गवर्नमेंट देती है। एनबीएफसीज की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की गरीब लोगों के लिए, है ना, तो ये जो पॉलिसीज हैं ये भी कहीं ना कहीं एसेट्स बिल्डअप करने के लिए यूज होती है। तो वो स्कीम्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा तरीका क्या होगा, तीनों इंडिकेटर्स लिखें, 10 के 10 इंडिकेटर्स लिखें, 3 मेजर डायमेंशंस लिखें कि किन डायमेंशंस के अंदर हमको कैलकुलेट करना है। 10 इंडिकेटर्स लिखें और 10 इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स लॉन्च की, उन स्कीम्स को हम एक तरफ लिख सकते हैं। चाहे तो स्कीम्स को 2 हिस्सों में बांट लें, एमपी गवर्नमेंट की स्कीम अलग, इंडिया गवर्नमेंट की स्कीम अलग, लेकिन 6 मार्कर है। अगर नहीं भी बांटा गया है और खाली 3 कॉलम की टेबल भी बना दी गई है तो भी सफिशिएंट मेरे हिसाब से रहेगा। कंक्लूजन क्या करेंगे कि हाँ, बहुत सारी चीजें अभी भी करने को बाकी है, क्योंकि अभी भी 27% एमपीआई तो है और वे फॉरवर्ड आप आपका ओपिनियन खुद का देंगे कि और आगे क्या किया जा सकता है गवर्नमेंट के माध्यम से, ताकि ये 27% एमपीआई भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। नेक्स्ट इज 15 मार्कर। क्या 15 मार्कर दिया था, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिस्ट वेरियस स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ एमपी फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। गवर्नमेंट ऑफ एमपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स लिखने हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए क्या किया दोनों गवर्नमेंट्स ने, और साथ ही साथ हमको लिखना है ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन हमने 3 मार्कर में डिस्कस करी थी, वो देंगे। ब्रुटलैंड रिपोर्ट का मेंशन यहाँ पर करेंगे, जो नीचे एक डायग्राम बना हुआ है वो डायग्राम बना सकते हैं आप अपनी आंसर शीट्स में। और एक लगभग अगर आप 15 मार्कर लिख रहे हैं तो लगभग 1 पेज तक ये क्रियाकलाप आप करेंगे, इन सब चीजों को समझाएंगे। इसके बाद इनिशिएटिव्स पूछे डायरेक्टली, तो इनिशिएटिव्स देने के लिए आप क्या करेंगे, 3 कॉलम की टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे 17 गोल्स, है ना, और साथ ही साथ उसके पहले ही जस्ट ये टेबल बनाने के जस्ट पहले ही आप एक्सप्लेन भी करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, है ना, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था उनको रिप्लेस किया गया है, और 17 ऐसे गोल्स हैं जो कि 2015 से लेकर 2030 के बीच में हमको कंप्लीट करने हैं कंट्रीज को, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है। इस तरीके से आप पहले समझाएंगे कि एसडीजीज क्या है और क्या एम है एसडीजीज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना एम है एसडीजी का। इसके बाद आप टेबल बनाएंगे, टेबल में 3 कॉलम होंगे, एक तरफ गोल्स लिखेंगे, एक तरफ आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम लिखेंगे, एक तरफ एमपी के इनिशिएटिव्स लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पॉवर्टी के लिए, एंड पॉवर्टी जो है गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बीपीएल लिंक्ड स्कीम जो हमारे यहाँ चलती है, मनरेगा जैसी स्कीम जो चलती है, उसके बाद नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, बहुत सारी ऐसी स्कीम है। पीडीएस योजना भी गरीबों के लिए है, जहां पर बहुत कम दामों पर अनाज मिलता है। अन्नपूर्णा योजना है ना, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो गरीबों से रिलेटेड है। एमपी गवर्नमेंट क्या करती है, गरीब कल्याण योजना चलाती है, उसके बाद एमपी सौभाग्य स्कीम चलाती है गरीब लोगों के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए भी ऐसी बहुत सारी स्कीम जो है, चरण पादुका स्कीम जैसी स्कीम जो है गवर्नमेंट चलाती है तेंदुपत्ता कलेक्ट करने के लिए, ताकि उनको सहायता मिले। इसके बाद जीरो हंगर के लिए पोषण अभियान चला रहे हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन चला रहे हैं, एमपी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शक्तिमान चला रही है, लालिमा अभियान चला रही है, मिड डे मील स्कीम को भी हमारे यहाँ स्टेट में और कंट्री वाइज भी बूस्ट अप किया जाता है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वालिटी एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, मिल बाँचे कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट चला रही है। इसके बाद डिसेंट वर्क के लिए मनरेगा लिख सकते हैं आप, एनआरएलएम लिख सकते हैं, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना लिख सकते हैं, युवा स्वाभिमान योजना लिख सकते हैं, अलग अलग जैसे चीजें लिख सकते हैं जिससे डिसेंट वर्क प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। जवाहर स्वरोजगार योजना भी लिख सकते हैं, जवाहर रोजगार योजना भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट है सैनिटेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान, सीएम नल जल योजना, जल शक्ति मिशन जो हमने ऊपर डिस्कस करी वो लिख सकते हैं। ऐसे ही 17 गोल्स हैं, 17 में से लगभग आप 12-13 गोल्स भी अगर याद रख के उनके ऊपर स्कीम्स याद रख सकते हैं। जैसे कि लाइफ ऑन अर्थ के लिए हमने बहुत सारी चीजें की है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया, इसके बाद नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्ट लेकर के आए हम, है ना, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट लेकर के आए, तो ऐसे बहुत बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट लेके आए, तो बहुत सारी ऐसे एक्ट्स लेकर के आए हम जो लाइफ ऑन अर्थ को संभालता है। एमपी गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा चीजें वहां पर नहीं की, लेकिन फिर भी दूसरी चीजें वहां पर हमने की हुई है। इसके बाद
एमपी गवर्नमेंट का आप डेटा लिख सकते हैं कि कितना हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और कितने नेशनल पार्क्स हैं, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में। इसके बाद जो है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ अंडर वाटर, लाइफ अंडर वाटर के लिए वेटलैंड्स को घोषित करना। इसके बाद लाइफ अंडर वाटर के लिए हमने आपका रामसर कन्वेंशन जो है वो साइन किया हुआ है ना। उसके बाद प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल चलाया है, ऐसे ही आप चीजें लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने महाशील मछली के प्रजनन के लिए चीजें चला के रखी है, वो आप लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही जो है घड़ियाल संरक्षण सेंचुरी जो है वो खोल रखी है चंबल में। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी की, वो आप डाल सकते हैं। एनवायरमेंट के लिए हमने क्या किया, एनवायरमेंट के लिए हमने पहली चीज तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमने लागू किया हुआ है, वो आप डाल सकते हैं। एनवायरमेंट के लिए ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और ये सारे कंजर्वेशन एक्ट जो आप देखते हैं, वाटर एक्ट, एयर पोल्यूशन के लिए जो एयर एक्ट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो हम लेकर के आए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, स्वच्छ भारत अभियान, तो एनवायरमेंट के लिए बहुत सारे स्कीम्स और एक्ट्स हैं, वो आप लिख सकते हैं। तो अलग अलग गोल के लिए अलग अलग योजनाएं उनके जस्ट सामने लिखेंगे और उसके पड़ोस में आप एमपी की योजना भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को और ट्विस्ट दे करके देखा जाए तो किस हद तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा किया जा चुका है भारत के द्वारा या एमपी के द्वारा, तो वो भी एक क्वेश्चन के द्वारा पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया एंड एमपी। यहां पर हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, गोल इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स जो नीति आयोग पब्लिश करता है उसकी रिपोर्ट पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाएगी। उसकी रिपोर्ट के अंदर जो भी डेटा हमको मिलेंगे, पैन इंडिया किन किन चीजों को इंप्लीमेंट अभी तक किया जा चुका है उनको हम यूज करेंगे, प्लस एमपी लेवल पर क्या क्या चीज में एमपी लैक कर रहा है और कौन कौन सी चीज एमपी में पॉजिटिव्स है, तो दोनों चीजों को हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हम आंसर लिख पाएंगे। तो इवैल्यूएशन के हिसाब से भी आप एक प्रश्न यहां पर तैयार कर सकते हैं कि हाउ फार इंडिया हैज सक्सीडेड इन अचीवमेंट ऑफ एसडीजी। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में तो पूछा जा ही सकता है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन एनवायरमेंट वाले पोर्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है एनवायरमेंट के रिलेटेड भी एक मतलब मेजर टॉपिक कवर करते हैं। तो एसडीजीज आर इंपॉर्टेंट एज वेल इन एनवायरमेंट पेपर एज वेल। सो दैट्स ऑल विद द डिस्कशन पार्ट। आई होप यू लाइक द डिस्कशन, you enjoyed the discussion. If you like the discussion, please click on the bell icon below and subscribe to the channel. Please like and share as much as you can so that we can reach out more such serious aspirants like you. Till then, stay home, stay safe, study online.